पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि राजकुमार के दो भाइयों को किस तरह से राजकुमारी मरवा चुकी है और अब ये तीसरा जो सबसे छोटा है वह आया है और उसकी भेंट होती है राजकुमारी की दासी से। राजकुमारी की दासी उस पर मोहित हो जाती है और उससे विवाह करने की इच्छा जताती है। तब राजकुमार कहता है कि मैं एक उद्देश्य के साथ यहाँ आया हूँ, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन जो ही मेरा उद्देश्य पूरा होगा मैं आपसे विवाह कर लूँगा। जब ये स्थिति दासी के सामने आती है तो दासी कहती है कि ठीक है, आपका उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे विवाह कर लेना। राजकुमार तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है। दासी कहती है कि मुझे बताइए कि क्या उद्देश्य है आपका। तब राजकुमार कहता है कि जिस राजकुमारी की तुम दासी हो उस राजकुमारी ने विवाह करने के लिए कितने सारे राजकुमारों को बुलाया है, और जो भी राजकुमार उसके पास आता है वह उससे कोई प्रश्न पूछती है और वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, और जब वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उनका सर कटवा दिया जाता है। इन राजकुमारों में हमारे भी दो बड़े भाई थे, राजकुमारी ने उनका भी सर कटवा दिया है। मैं राजकुमारी से बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं वह प्रश्न जानना चाहता हूँ जिस प्रश्न को राजकुमारी इन राजकुमारों से पूछती है। तब उस दासी ने कहा, मैं तुम पर पूरी तरह से मोहित हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको वह प्रश्न अवश्य बता दूंगी। राजकुमार कहता है कि शीघ्र ही बताइए। तब वो कहती है कि जो भी राजकुमार या युवक राजकुमारी से विवाह करने के लिए आता है तो राजकुमारी उससे पूछती है गुल सरोवर की कहानी। अब मुझे ये तो पता नहीं कि गुल सरोवर क्या है, क्योंकि उसका उत्तर मुझे कभी नहीं बताया गया। यहाँ तक कि मैं ये भी जानती हूँ कि राजकुमारी को भी गुल सरोवर कहानी का रहस्य नहीं पता है, लेकिन वह पूछती है क्योंकि उसके संबंध एक साधु से हैं जो कि जंगल में निवास करता है, और उसी ने राजकुमारी से कहा है कि जो भी तुमसे विवाह करने के लिए आए तुम उससे सुख सरोवर की कहानी पूछना। और जब सुख सरोवर की कहानी, सुख सरोवर नहीं गुल सरोवर की कहानी पूछना, तो जब गुल सरोवर की कहानी वो बता देगा तो आप उससे विवाह कर लेना। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी गुल सरोवर की कहानी नहीं बता पाएगा, और जो ना बता पाए उसे प्राणदंड दे देना। राजकुमारी उस साधु पर पूरी तरह से आसक्त है, वह उसके सिवा कुछ भी नहीं सुनना चाहती। इसीलिए जो भी राजकुमार उसके पास विवाह करने के लिए आता है वह उससे गुल सरोवर की ही कहानी के बारे में पूछती है। राजकुमार ने कहा, तो तुम्हें भी नहीं मालूम, राजकुमारी को भी नहीं मालूम, फिर कैसे उसके बारे में पता चलेगा? और जब तक उसका उत्तर नहीं पता होगा मुझे, तब तक मैं उसके पास कैसे पहुंचूंगा? अपने भाइयों का बदला कैसे लूँगा? दासी कहती है कि ठीक है, चलिए आज रात्रि मेरे घर पर विश्राम करिए और मैं आपकी सेवा करूँगी। अगले दिन प्रातःकाल आप उठना और अपने सफ़र की ओर निकल लेना, क्योंकि वह अत्यंत ही खतरनाक सफ़र है। राजकुमार कहता है, दुनिया का कोई भी खतरा आज मैं मोल ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ये लक्ष्य बनाकर आया हूँ कि मैं अपने भाइयों का बदला लेकर रहूँगा। उसके बदले की भावना इतनी दृढ़ देखकर वह दासी मन ही मन प्रसन्न होती है कि जो अपने भाइयों से इतना प्रेम कर सकता है वह मुझसे कितना प्रेम करेगा। ऐसा सोचकर वह उसे अपने घर पर ले जाती है, और घर पर ले जा कर के रात्रि में
उसकी पूरी सेवा करती है, भोजन इत्यादि कराती है और सुबह प्रातःकाल उसको भोजन इत्यादि करा करके और विदा करने से पहले उसको एक ढाल और एक तलवार देती है और कहती है कि ये ढाल और तलवार मेरी तरफ से अपने पास रख लो, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अब आपको सीधे पश्चिम दिशा में जाना है और चलते रहना है। बियावान जंगल पड़ेगा। जब आप अंदर पहुंचेंगे तो एक शेर की गुफा होगी। आपको शेर बैठा हुआ दिखाई देगा। वह शेर बूढ़ा हो चुका है, इसलिए शिकार करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह इतना बूढ़ा हो चुका है कि वह चल फिर भी ना पाए, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाता है। उस शेर के पास आपको पहुंचना है और ध्यान रहे वो कई दिनों से भूखा होगा, क्योंकि उसको शिकार तो मिला नहीं है। इसलिए रास्ते में उसके भोजन का प्रबंध करते हुए जाना और जब उसके पास पहुंचना तो उसे भोजन पहले दे देना। जब आप भोजन दे देंगे तो वह आप पर प्रसन्न हो जाएगा और जब प्रसन्न होगा तो वह आपको आगे का रास्ता बता देगा, क्योंकि आगे समुंदर तक आपको जाना है। जब ये बात उस दासी से राजकुमार सुनता है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर के आगे बढ़ता है। समय गुजरता जाता है और रास्ता तय होता जाता है। आगे बियावान जंगल के बीच उसे एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा के बाहर ही एक शेर बैठा हुआ है। शेर कुछ व्याकुल है, क्योंकि राजकुमार को पहले से ही ज्ञात था कि उसके लिए कुछ भोजन का प्रबंधन करना है। इसलिए उसने रास्ते में ही एक हिरण का शिकार कर लिया और उसको अपने घोड़े पर रख करके वह उस शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर के सामने उस हिरण को डाल दिया। शेर ने बड़े चाव से हिरण का मांस खाया। कई महीनों के बाद उसे इतना स्वादिष्ट भोजन मिला था। शेर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। राजकुमार, संध्या का समय हो चुका था तो राजकुमार ने सोचा कि अब जाया कहाँ जाए, यहीं पर विश्राम किया जाए। शेर अपने भोजन करने में मस्त था और राजकुमार वहीं पास में ही पड़ी हुई कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उनको जला लेता है, क्योंकि कुछ ठंड भी लगने लगी थी, और उसी लकड़ियों के अलाव के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में उस हिरण के मांस को खा करके शेर भी उस राजकुमार के पास ही आकर बैठ जाता है। राजकुमार शेर को सहलाने लगता है और शेर भी उससे प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। तब राजकुमार कहता है कि मुझे आगे तक जाना है और मुझे गुल सरोवर की कहानी का रहस्य जानना है। कल मैं प्रातःकाल प्रस्थान करूंगा। आगे का रास्ता कैसा है ये तो मुझे पता नहीं। तब शेर कहता है कि आगे का रास्ता बहुत ही भयावह है, डरावना है, क्योंकि आगे पग पग पर खतरे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे भोजन कराया है, अच्छा भोजन कराया है, इसलिए मैं तुम्हें समुद्र के किनारे तक पहुंचा दूंगा। कोई भी जीव जंतु तुम पर अटैक नहीं करेगा। राजकुमार अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है और वह अगले ही दिन शेर के साथ समुद्र के किनारे की ओर निकल लेता है। मित्रों, शेर बूढ़ा अवश्य था, लेकिन दहाड़ उसकी आज भी वैसी की वैसी ही थी, और उसकी दहाड़ को सुन कर के ही जंगल के सारे जो जानवर थे वो इधर उधर भाग जाते थे। शेर राजकुमार के साथ चलता हुआ राजकुमार को समुद्र के किनारे की तरफ ले जा रहा है। कुछ ही दूरी पर जब समुद्र का किनारा दिखाई पड़ता है, तभी राजकुमार देखता है कि उसी किनारे पर एक व्यापारी अपने कुछ सैनिकों के साथ और कुछ घोड़ों पर सामान लादे हुए खड़ा है। राजकुमार उस व्यापारी के पास पहुंचता है तो व्यापारी राजकुमार से पूछता है, भाई आप कौन हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जा रहे हैं?
तब राजकुमार उसे अपनी पूरी आप बीती राम कथा सुना देता है। व्यापारी उसकी बात तो सुन लेता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। इसी बीच व्यापारी की एक नाव आ जाती है। व्यापारी अपना सारा जो सामान था उसको उस नाव पर लदवा लेता है और स्वयं तथा उसके सैनिक उस नाव पर बैठ जाते हैं। और वह जब प्रस्थान करने ही वाला होता है कि तभी राजकुमार उनसे कहता है कि भाई साहब, आप मुझे भी नाव से समुद्र पार करा दें, उस पार पहुंचा दें। मुझे उस पार जाना आवश्यक है। मैंने उसके बारे में आपको पूरा दृष्टांत बताया है, इसलिए आप मेरी मदद करें। तब वो व्यापारी कहता है, देखिए, इस नाव पर अब अगर 2-4 किलो भी वज़न बढ़ेगा तो ये नाव अवश्य डूब जाएगी। इसलिए इस पर जितना वज़न लदना था वो लद चुका है, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। राजकुमार ने सोचा कि अब तो कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही है। राजकुमार तो राजकुमार होते हैं, उनको तो हर तरह की शिक्षा दी जाती है। उसने भी तुरंत ही अपने गले से एक चैन निकाली और जेब से कुछ सिक्के, और उसने कहा कि भाई साहब, मेरे पास ये सोने की जंजीर और ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इन्हें ले लें और मुझे इस समुंदर से उस पार पहुंचा दें, क्योंकि मुझे उस पार जाना आवश्यक है। व्यापारी लालची था। उसने ज्यों ही सोना देखा तो वो रुक गया और उसने अपने एक सैनिक से कहा कि जाइए और इसमें से इसके वज़न के बराबर सामान उठाकर बाहर रख दीजिए और इसे इस पर बिठा लीजिए। जब राजकुमार उस नाव पर बैठ जाता है, उससे सोने की चैन और सोने के सिक्के वो व्यापारी ले लेता है। मित्रों, धीरे धीरे उसकी नौका से राजकुमार उस समुंदर को पार करता हुआ आगे एक द्वीप पर पहुंच जाता है। द्वीप बड़ा है और जब वो द्वीप पर पहुंचता है तो वहाँ भी एक राजा राज्य किया करते हैं, और वो राजा प्रतिदिन संगीत, वाद्य इत्यादि का ये पूरा जो वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, नृत्य इत्यादि के, वो सब संपन्न होते हैं और राजा भी उसमें पूरी तरह से बैठ कर के मनोरंजन करता है। अब जब ये राजकुमार वहाँ पहुँचता है तो ये तो सामान्य व्यक्ति की अवस्था में होता है, सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है। तो इसने भी जब वहाँ भ्रमण किया तो इसे पता चला कि ये जो टापू है, या अर्थात जो राज्य है, इसका जो राजा है, उस राजा का नाम सरोवर है। अब वो सरोवर राजा के पास पहुंचता है और पहुंच करके उनके साथ बैठ करके